साल 2008 में फोन टेपिंग मामले में जिस ढंग से 9 जजों के बारे में बातचीत सामने आई, उस पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की। इस बात का अब खुलासा हुआ है। जस्टिस टीएस ठाकुर, जो अब सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज हैं, ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा 2 निजी व्यक्तियों के फोन टेप करवाने के लिए पंजाब सरकार की तीखी आलोचना की। ये फोन उस समय विजिलेंस ब्यूरो के प्रमुख रहे सुमेध सिंह सैनी ने टेप करवाए थे, जो अब पंजाब के डीजीपी हैं। पेश है पूरे मामले पर न्यूज रूम हेड हरपाल सिंह और डे एंड नाइट न्यूज टीम की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जस्टिस टीएस ठाकुर के तीखे और सनसनीखेज खत के अंश आपके सामने रखने से पहले हम 9 पन्नों के खत से संबंधित खास शख्सियतों के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। खत लिखने वाले जस्टिस टीएस ठाकुर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। 17 नवंबर साल 2009 को सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से पहले वो 2008-2009 के दौरान करीब 15 महीनों के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। ये सारा मामला सुमेध सिंह सैनी के इर्द गिर्द घूमता है और फोन टेप मामले के मुख्य किरदार वही हैं। पंजाब काडर के 1982 बैच के विवादित आईपीएस अधिकारी इस समय पंजाब पुलिस के डीजीपी हैं। साल 2008 के दौरान जब 2 व्यक्तियों के फोन टेप किए गए थे, तब वो पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के प्रमुख थे। इस दौरान पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के तत्कालीन 9 जजों के बारे में बातचीत भी रिकॉर्ड की गई थी। सुमेध सिंह सैनी पर लुधियाना के उद्योगपति परिवार के 3 सदस्यों को निजी रंजिश के तहत मार्च 1994 में अगवा करने, गुमशुदगी और हत्या करने का सीबीआई की दिल्ली स्थित 30 हजारी अदालत में आपराधिक मामला चल रहा है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर हर रोज सुनवाई हो रही है। एच.एस. मत्तेवाल साल 2008-9 के दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल रहे। उन्हें मई 2010 में दिल का दौरा पड़ा और हेमरेज हो गया, जिसकी वजह से वह पूरी सुध-बुध में नहीं है। श्री मत्तेवाल हालांकि अभी भी अकाली दल भाजपा सरकार के कानूनी सलाहकार हैं और उन्हें कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा मिला हुआ है। जस्टिस विजेंद्र जैन उस वक्त पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जब सुमेध सिंह सैनी ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो में फोन टेप करने का कारनामा किया था। जस्टिस जैन 1 अगस्त साल 2009 को रिटायर हुए और उनकी जगह पर जस्टिस टीएस ठाकुर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जस्टिस जैन को हाल ही में हरियाणा मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। विजिलेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 9 जजों का नामों समेत जिक्र किया गया। इनमें जस्टिस एम.एस. गिल, जस्टिस एच.एस. भल्ला, जस्टिस एम.एम.एस. बेदी, जस्टिस रंजीत सिंह, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस राजीव भल्ला, जस्टिस एम.एम. कुमार और जस्टिस के.एस. ग्रेवाल के नाम शामिल हैं। इनमें से जस्टिस ग्रेवाल सहित कई जज रिटायर हो चुके हैं, जबकि बाकियों को अन्य पदों पर तरक्की मिल चुकी है। जस्टिस एम.एम. कुमार इस वक्त जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस एच.एस. भल्ला हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। रमेश इंदर सिंह साल 2008-9 के दौरान रमेश इंदर सिंह पंजाब के मुख्य सचिव रहे। मुख्य सचिव के पद से रिटायर होने के तुरंत बाद उन्हें पंजाब का मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया। डॉक्टर बीसी गुप्ता पंजाब काडर के 1975 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और साल 2008-9 के दौरान वो पंजाब के गृह सचिव भी रहे। नवंबर 2009 में उन्हें केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का सचिव बनाया गया, जहां से वो इस साल मई में रिटायर हो गए। एनपीएस औलख मार्च 2007 से फरवरी 2009 तक पंजाब पुलिस के महानिदेशक रहे और फिर उन्हें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी का प्रमुख चुन लिया गया। 1972 बैच के आईपीएस अधिकारी औलख अगस्त 2010 में रिटायर हो गए। जस्टिस केजी बालाकृष्णन जनवरी 2007 से मई 2010 तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। जस्टिस एम.एस. गिल का तबादला करने की सिफारिश के बारे में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस जस्टिस विजेंद्र जैन ने जस्टिस केजी बालाकृष्णन को विस्तार में जानकारी दी थी। उस वक्त जस्टिस जैन का कार्यकाल खत्म होने वाला था और जस्टिस बालाकृष्णन ने जस्टिस गिल के खिलाफ कार्रवाई से पहले नए चीफ जस्टिस बनने जा रहे जस्टिस टीएस ठाकुर से उनके विचार जानने का फैसला किया। अब आपको जस्टिस टीएस ठाकुर द्वारा लिखे गए खत के बारे में बताते हैं।
जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने 11 जनवरी 2009 को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन को लिखे खत में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा फोन टेप करने और दो लोगों के बीच की बातचीत सुनने के मामले पर सवालिया निशान लगाया। विजिलेंस ब्यूरो ने वकील रणदीप राय समेत कुछ लोगों और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 9 जजों के बारे में बातचीत को टेप किया था, जिनमें जस्टिस एमएमएस बेदी, जस्टिस रंजीत सिंह, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस राजीव भल्ला, जस्टिस एमएम कुमार और जस्टिस के.एस. ग्रेवाल शामिल हैं। जस्टिस ठाकुर ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा फोन टेप करने की पूरी कार्रवाई के बारे में सख्त टिप्पणी की और इसे संदिग्ध कार्रवाई करार दिया। जस्टिस ठाकुर ने पंजाब सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अपने पदों के दुरुपयोग करने की आलोचना की और लिखा है कि अधिकारियों ने बिना सोचे समझे दो व्यक्तियों के बीच चल रही बात पर निगरानी रखने की इजाजत दे दी। जस्टिस ठाकुर ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के तत्कालीन आईजी सुमेध सिंह सैनी द्वारा उस समय के एडवोकेट जनरल एच.एस. मत्तेवाल को रिकॉर्डिंग की सारी सीरीज और रिपोर्ट देने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एच.एस. मत्तेवाल के बारे में लिखा है कि मत्तेवाल का पंजाब की अफसरशाही में कोई वजूद नहीं था और न ही सुमेध सिंह सैनी द्वारा उनसे इस मामले पर सलाह लेने का ये कोई मौका था। जस्टिस ठाकुर ने लिखा है कि विजिलेंस ब्यूरो को निगरानी वाले व्यक्तियों संबंधी रिपोर्ट्स को वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपना चाहिए था, न कि पंजाब के एडवोकेट जनरल को। जस्टिस ठाकुर ने आगे कहा है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ हिरासत में मौत के एक मामले में सीबीआई जांच के निर्देश जारी किए थे, जिसमें सैनी पर आरोप लगे थे और फिर एडवोकेट जनरल एच.एस. मत्तेवाल पंजाब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, जिन्होंने हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती दी थी। सुमेध सिंह सैनी इस मामले में बरी हो चुके हैं। जस्टिस ठाकुर ने सुमेध सिंह सैनी के बारे में तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि सुमेध सिंह सैनी ने फोन टेप करने की इजाजत ये कहकर ली थी कि वो गंभीर अपराधों को रोकना और राज्य की सुरक्षा को महफूज रखना चाहते हैं, लेकिन जस्टिस ठाकुर ने इस बारे में लिखा है कि पूरे रिकॉर्ड में इस संबंध में कोई ब्यौरा नहीं मिलता। जस्टिस ठाकुर ने यह भी लिखा है कि ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए थे कि उन्हें ये इजाजत लेने की जरूरत पड़ी। उन्होंने ये भी लिखा है कि जिन दो कारणों की वजह से फोन टेप करने की इजाजत ली गई, उन पर किसी तरह की अगली कार्रवाई नहीं की गई। सुमेध सिंह सैनी ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के आईजी रहते उस वक्त के गृह सचिव डॉक्टर बीसी गुप्ता से दो व्यक्तियों के फोन टेप करने की इजाजत ली थी। इन दो व्यक्तियों के फोन कॉल्स पर 17 अप्रैल 2008 से 3 महीनों से ज्यादा समय तक निगरानी रखी गई और जुलाई 2008 के आखिरी हफ्ते तक फोन टेप हुए, लेकिन विजिलेंस ब्यूरो ने सितंबर के अंत तक तत्कालीन मुख्य सचिव को इस बारे में उस समय तक कोई रिपोर्ट पेश नहीं की, जब तक कि मुख्य सचिव ने सुमेध सिंह सैनी से इस बारे में पूछा नहीं। जनवरी 2009 के खत के बारे में जस्टिस ठाकुर ने कहा है कि अगर विजिलेंस ब्यूरो ने फोन की बातचीत को रिकॉर्ड किया था तो उनके बारे में रिपोर्ट सीनियर अधिकारियों को साथ के साथ दी जानी चाहिए थी। जस्टिस ठाकुर ने आगे कहा है कि असलियत यह है कि विजिलेंस ब्यूरो ने मुख्य सचिव को 29 सितंबर 2008 तक ये रिपोर्ट पेश नहीं की कि ब्यूरो को जांच के दौरान क्या पता चला है, और इन रिपोर्ट्स को मुख्य सचिव के मांगे जाने पर देना फोन टेपिंग की पूरी प्रक्रिया पर शक पैदा करता है। जस्टिस ठाकुर ने अपने खत में लिखा है कि उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन ने 5 सितंबर 2008 को उन्हें खत लिखा और उन्होंने जस्टिस विजेंद्र जैन द्वारा 14 जून 2008 को जस्टिस मेहताब सिंह गिल के खिलाफ भेजी गई सिफारिशों के बारे में उनकी राय मांगी। जस्टिस ठाकुर ने आगे लिखा है कि उस समय तक न तो पंजाब के मुख्य सचिव रमेशिंदर सिंह, गृह सचिव बीसी गुप्ता और न ही पंजाब पुलिस के महानिदेशक एनपीएस औलख को सुमेध सिंह सैनी द्वारा फोन टेप करने के बारे में कोई जानकारी थी। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस को लिखे खत में जस्टिस ठाकुर ने जस्टिस मेहताब सिंह गिल को पाक साफ करार दिया। जस्टिस ठाकुर ने जस्टिस मेहताब सिंह गिल द्वारा हाईकोर्ट के कार्यकाल के दौरान किए गए कामों की सराहना की है। जस्टिस ठाकुर ने लिखा है कि सीरीज और रिपोर्ट्स में ऐसी कोई बातचीत सामने नहीं आती जिसमें जस्टिस गिल को कटघरे में खड़ा किया जा सके। जस्टिस ठाकुर ने कहा है कि बातचीत अन्य व्यक्तियों के साथ थी और इस मामले की मुकम्मल तहकीकात किए बिना ये नहीं कहा जा सकता कि ये बातचीत यकीन करने के लायक है। जस्टिस ठाकुर ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में उनसे पहले रहे चीफ जस्टिस विजेंद्र जैन से भी असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि जस्टिस जैन ने ऐसी रिपोर्ट्स को तरजीह दी जो कि संदिग्ध थी। उन्होंने कहा कि मुझसे पहले रहे चीफ जस्टिस द्वारा भेजी जानकारी
संदेह से परे नहीं है और उसके आधार पर हाईकोर्ट के मौजूदा जज पर गुनाह करने का फैसला नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि वो जस्टिस एमएस गिल के खिलाफ तबादले या अन्य कोई कार्रवाई की सिफारिश करे। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आने पर हम देखेंगे कि फोन टेप करने का पूरा मामला कैसे सामने आया। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के तत्कालीन आईजी सुमेध सिंह सैनी द्वारा 2 व्यक्तियों के फोन टेप करने का मामला कुछ जजों को बदनाम करने की सोची समझी साजिश प्रतीत होता है ताकि जजों की तरक्की और उनकी चयन प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाया जा सके। इस सारे मामले का अप्रैल 2008 से शुरू होकर ऐसे खुलासा हुआ। 17 अप्रैल 2008 पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के तत्कालीन आईजी सुमेध सिंह सैनी के नेतृत्व में 2 व्यक्तियों रामलाल और एक अज्ञात शख्स के फोन कॉल्स पर निगरानी रखी जाने लगी। अप्रैल 2008 दिलचस्प बात यह है कि सैनी द्वारा फोन टेप उस वक्त किए गए जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कॉलेजियम ने बेंच को जजों की तरक्की के बारे में नामों की सिफारिश करने के लिए मीटिंग शुरू की। जैसे ये प्रक्रिया तेज हुई तो कुछ नामों की सिफारिश को लेकर कॉलेजियम के सदस्यों में बाहरी दखलंदाजी की वजह से मतभेद पैदा हो गए। ऐसा माना जाता है कि जस्टिस एमएस गिल और कॉलेजियम के एक अन्य सदस्य पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस विजेंद्र जैन की राय से सहमत नहीं हुए। 29 अप्रैल, 10 मई, 29 मई, 3 जून, 5 जून और 25 जुलाई 2008 पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने रामलाल और एक अज्ञात शख्स के बीच हुई बातचीत की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स के आधार पर 6 रिपोर्ट्स तैयार की। 25 जुलाई 2008 को अंतिम टॉप सीक्रेट रिपोर्ट में सुमेध सिंह सैनी ने लिखा कि 2 व्यक्तियों के फोन नंबर 17 अप्रैल 2008 से टेप किए गए ताकि गंभीर अपराधों को रोका जा सके और प्रदेश की सुरक्षा को पैदा हुए खतरे की जांच की जा सके। लेकिन ये नोट किसे भेजा गया इसका कुछ पता नहीं। सुमेध सिंह सैनी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फोन टेप करने के दौरान माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायपालिका से संबंधित कुछ गंभीर बातें भी सामने आई। मुख्य तौर पर इनमें ये बातें शामिल हैं: कुछ खास मामलों में गलत हथकंडे अपनाया जाना, जजों की नियुक्ति के संबंध में बातचीत, माननीय हाईकोर्ट में कुछ खास मामलों को विशेष बेंच के आगे सुनवाई के लिए लगाने पर छेड़खानी और अधीनस्थ न्यायपालिका में गलत हथकंडों का इस्तेमाल करना। विजिलेंस ब्यूरो ने 29 अप्रैल 2008 को सौंपी अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में न्यायिक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के 8 उदाहरण पेश किए। इसके बाद 10 मई 2008 को पेश की गई संक्षिप्त रिपोर्ट में 2 और वाकये जोड़े गए। 2 व्यक्तियों के बीच में हुई बातचीत के आधार पर तैयार की गई विजिलेंस ब्यूरो की 6 रिपोर्ट्स में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 9 जजों के नाम सामने आए। रिकॉर्ड की गई बातचीत में किसी भी जज को इसकी जानकारी नहीं थी कि उनके बारे में क्या कहा जा रहा है। अपनी अंतिम रिपोर्ट में सुमेध सिंह सैनी ने कहा है कि निगरानी का काम मुकम्मल हो चुका है और फोन टेप करने की कार्रवाई को रोक दिया गया है। सुमेध सिंह सैनी ने यह रिपोर्ट तत्कालीन एडवोकेट जनरल एचएस मत्तेवाल को सौंप दी। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के प्रमुख होने के नाते सुमेध सिंह सैनी पंजाब के मुख्य सचिव रमेश इंदर सिंह को जवाबदेह थे, लेकिन उन्होंने प्रशासकीय नियमों की उल्लंघना करते हुए ये रिपोर्ट्स मत्तेवाल को भेज दी, जिनका पंजाब की अफसरशाही में कोई वजूद नहीं था। नियमों की उल्लंघना करते हुए एचएस मत्तेवाल ने इन रिपोर्ट्स को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस विजेंद्र जैन को सौंप दिया, जिन्होंने एडवोकेट जनरल से रिपोर्ट्स हासिल करते वक्त नियम तोड़ने की बात को नजरअंदाज कर दिया। 14 जून 2008 जस्टिस विजेंद्र जैन ने इन रिपोर्ट्स को अपनी रिटायरमेंट से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन को भेज दिया, जिसमें सिफारिश की गई थी कि जस्टिस एमएस गिल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 5 सितंबर 2008 जस्टिस विजेंद्र जैन की सिफारिश को स्वीकार करने की बजाय जस्टिस केजी बालाकृष्णन ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में उनकी जगह नए बने चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर से सलाह लेने का फैसला लिया। 11 जनवरी 2009 जस्टिस टीएस ठाकुर ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के बतौर चीफ जस्टिस इस सारे मामले की जांच की और 9 पन्नों का खत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा। 6 जुलाई 2009 उसी दौरान जस्टिस केजी बालाकृष्णन ने द इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार मनीष छिब्बर को नई दिल्ली में बताया कि उन्हें जस्टिस विजेंद्र जैन द्वारा लिखा खत मिला था। जस्टिस बालाकृष्णन ने कहा कि जस्टिस विजेंद्र जैन 2 हफ्तों से भी कम वक्त में रिटायर होने वाले थे और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने तय किया कि उनकी जगह पर आने वाले नए चीफ जस्टिस का इंतजार करना चाहिए और उनसे की गई सिफारिशों पर राय लेनी चाहिए।
इस वजह से जब जस्टिस टीएस ठाकुर से राय मांगी गई तो उन्होंने लिखा कि जस्टिस एमएस गिल के खिलाफ लगाए गए आरोप सही नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में काफी सियासत होती है और ये फोन टेपिंग उसका भी नतीजा हो सकती है। जस्टिस टीएस ठाकुर के खत से यह स्पष्ट होता है कि पूरी योजना के तहत कुछ जजों और अन्य व्यक्तियों के बारे में गलत प्रचार करने की कोशिश इसलिए की गई क्योंकि वो राज्य के उच्च पदों पर बैठे लोगों के मंसूबों में रोड़ा अटका रहे थे। लेकिन क्या इस योजना की साजिश रचने वालों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जजों की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए मीडिया के एक हिस्से का इस्तेमाल किया? लगता तो ऐसा ही है। एक प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र ने अपने 4 जून 2009 के अंक में पहले पन्ने पर फोन टेप के बारे में विजिलेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स को खास तौर पर छापा। गौरतलब है कि उस समय तक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर इन रिपोर्ट्स को पूरी तरह नकार चुके थे और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन को भेज चुके थे। कुछ दिनों बाद इसी दैनिक समाचार पत्र में एचएस मत्तेवाल ने लॉ इन द डॉक शीर्षक के तहत लेख लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की ऑडियो वीडियो सबूतों पर आधारित रिपोर्ट्स को पढ़कर किसी भी व्यक्ति की पहली प्रतिक्रिया होगी कि इट इज शॉकिंग, आउटरेजस एंड अनबिलीवेबल, यानी हिला देने वाली और हैरान कर देने वाली। हैरानी जाहिर करने वाले श्री मत्तेवाल ये बताना भूल गए कि वो खुद ही विजिलेंस ब्यूरो प्रमुख सुमेध सिंह सैनी से फोन टेपिंग की ये रिपोर्ट्स लेकर जस्टिस विजेंद्र जैन के पास गए थे। हालांकि उनकी पंजाब की अफसरशाही में कोई हैसियत नहीं थी और उनकी अपनी ही भूमिका गैर कानूनी थी। हरपाल सिंह और दिल्ली संवाददाता रशपाल दसगोत्रा ने नोएडा में जस्टिस विजेंद्र जैन के साथ मुलाकात की और फोन टेप मामले और जस्टिस एमएस गिल के खिलाफ विवादित सिफारिश के बारे में कुछ अहम सवाल किए। Some conversations which were happening between people around the judges, not the judges themselves, and I think on your initiative, their phones were apparently monitored by the Vigilance Bureau, and you sent a report to the Chief Justice of India at that time, and there were certain recommendations which were made, which were turned down by Justice K.G. Balakrishnan. Whatever I did, I forgot after debuting office. But it's up to them, and whatever I thought best for the institution, I did. But thereafter was after retired. Was it not an extraordinary step to take for fellow judges to be monitored through people around them? You see, whatever I did in Punjab and Haryana, only one thing was paramount in my mind: the dignity of the judicial institutions, the people's faith in the institution. So whatever best I could do to safeguard the interest of a judge, the institutions, I did it. But after debuting office, I forgot everything. You headed the judiciary for 2 states, and there was the executive. The head of judiciary in the state depended on the executive to check on part of this pillar only. No. So that's why I'm saying it was. No, I never allowed anybody to tape the telephone of a judge. Never. People around the judges. Never. This was done by the Vigilance Bureau, headed by an officer who has cases of disappearances for which he is being tried by the CBI. No, but I didn't depend on the report of the Vigilance Bureau. I may tell you that much. The criticism was that this entire extraordinary measure was undertaken to sabotage the collegium system, and it was an impropriety of some nature. पंजाब गवर्नमेंट बहुत हॉस्टाइल थी उन जज के लिए, ठीक है, ये तो आपको मालूम ही है, और आपने खुद ही बताया कि विजिलेंस वाले कर रहे थे, और मेरे पास भी वो इनपुट वाज वन ऑफ द इनपुट्स। अब 2 चीजें हैं, एक तो यहाँ पर अच्छा उनका भी जो एटीट्यूड था वो बड़ा एंटी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए था जो नहीं होना चाहिए। मैंने कई बार समझाया भी उनको, मैंने कहा तुम्हें क्या लेना देना, तुम जब तक जज हो अपनी जजी करो, डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ टू मच इनटू इट। एनीहाउ दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट वाज पर्सनल। अब 2 चीजें हैं, या तो वो एलिगेशन पब्लिक में आए और वो जज कहे, जो अखबारों में डेली होता है, जज कहे कि नहीं मेरा तो कोई संबंध नहीं है, और या मैं कहूं कि उनको उनका 1.5 साल सिर्फ रह गया है, कहीं दूसरी जगह उनको भेज दो जिससे सारी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए। माई डिसीजन वाज नॉट टू हर्ट हिम, माई डिसीजन वाज जस्ट टू सेव हिम फॉर अननेसेसरीली कंट्रोवर्सी विच विल बी जनरेटेड।
अगर मैं उस कंट्रोवर्सी को उस समय इरप्ट होने देता कि ये सैनी लगा हुआ है, मतेवाल लगा हुआ है, बादल सरकार लगी हुई है उस जज के खिलाफ, और वो जज कह रहा है मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है, तो किसी ने उस जज की बात नहीं सुननी थी। एक सेक्शन जो उसको बिलीव करता उसकी सुनता, बाकी मीडिया में खूब छपना था। और मैंने यही लिखा था, मैंने कहा वी शुड नॉट अलाउ दिस टू हैपन, कि वो हाँ कहे, उसका इंटरव्यू ले लोग, उससे क्वेश्चन कन्फ्रंट करें, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी करे। इसलिए बेटर ये है उसके इंटरेस्ट के अंदर कि इसको यहां से कहीं नजदीक भेज दो, विच पीपल डू नॉट नो। अब मुझे मालूम है कि वो जो कर रहा था अपना ये जो सैनी है ना, अभी वो ये सैनी के क्रेडेंशियल्स कोई अपने को बहुत अच्छे थे नहीं, तो इसलिए मैंने कहा है कि वो दैट वाज वन ऑफ द इनपुट्स। Were you disappointed when you noticed that the recommendation was not accepted? That was not in my hand. But did it disappoint you? Did not. As you see, a karma yogi is one who has to look to his action, not to see the result. What Gita says, karmanna seva adhikare ma phaleshu kadachana. So you do your duties. डे एंड नाइट न्यूज ने पूरे मामले में जस्टिस एमएस गिल के साथ भी चंडीगढ़ में बातचीत की। उनका इस मामले में क्या कहना था, आइए सुनते हैं। जस्टिस ठाकुर, टी.एस. ठाकुर, who was the then Chief Justice of the Punjab Haryana High Court, now a judge of the Supreme Court, inquired into this matter in detail, as per information I have gathered, and he had trashed all these tapes and threw them into the dustbin. Justice Thakur's report is a report which is speaking for itself. I have retired now. Beyond this, I do not want to say anything. डे नाइट न्यूज के पत्रकार गुरप्रीत सिंह छीना ने दो व्यक्तियों निर्मलदीप सिंह और मंजीत सिंह मान के साथ मुलाकात की। इन दोनों का जिक्र विजिलेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स में आया है। ये दोनों निगरानी वाले दो व्यक्तियों, जिनको विजिलेंस रिपोर्ट्स में P1 और P2 कहा गया है, के साथ बातचीत करते रहे। मैं मंजीत सिंह मान को मोगा में मिला था। वह मोगा युवा कांग्रेस के नेता हैं। उनका अपना कारोबार है और परिवार की खेती में भी हाथ बटाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें पता है कि उनके फोन विजिलेंस ब्यूरो ने टैप किए थे, तो उन्होंने इस मुद्दे पे कुछ भी कहने से इनकार किया। लेकिन उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कोई पता था कि विजिलेंस ने फोन टैप किया? मेरा नहीं, मैंने उस बारे में जानना है। पर्सनली ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ मूव ਕੀਤਾ ਜਾਂ किसी इधर हो चुका है? नहीं, मैंने नहीं कोई इस बारे ज्ञान करना किसी ने दसा। मैं चंडीगढ़ में निर्मलदीप सिंह से भी मिला। वह पंजाब PWD डिपार्टमेंट में SDO हैं और पिछली अकाली भाजपा सरकार के PWD मंत्री सुच्चा सिंह लंगा के काफी करीबी जाने जाते हैं। वह कई विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों के भी करीबी हैं। मंजीत सिंह मान की तरह निर्मलदीप सिंह ने भी इस बात से इनकार कर दिया कि उनके फोन टैप किए जा रहे थे। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਟੈਪਿੰਗ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੀਇੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਰਿਐਕਟ ਔਨ ਦਿਸ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝੂਗਾ, ਪਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਅਵੇਅਰ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟੈਪਿੰਗ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਆਈ ਡੋਂਟ नो। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਟੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, इट्स ओके, ਹੋਈ है तो कोई गल नहीं। फोन टिप मामले के सामने आने से कई सवाल खड़े होते हैं, जिनके जवाब ना तो कार्यपालिका और ना ही न्यायपालिका अभी तक दे सकी है। फोन टिप करने के पीछे विजिलेंस ब्यूरो का क्या मकसद था? क्या सुमित सिंह सैनी और HS मत्तेवाल के बीच में कोई मिलीभगत थी ताकि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जजों को अपने दबदबे के नीचे रखा जा सके? जस्टिस विजेंद्र जैन ने HS मत्तेवाल से सवाल क्यों नहीं किया जब उन्हें विजिलेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स मिली? सुमित सिंह सैनी ने प्रोटोकॉल की उल्लंघना करते हुए मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपने की बजाय तत्कालीन एडवोकेट जनरल को क्यों सौंपी? क्या पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को फोन टेप करने की मंजूरी तत्कालीन गृह सचिव ने बैक डेट में दी? विजिलेंस ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट्स में दूसरे शख्स का नाम क्यों नहीं दिया जिसका फोन टेप किया जा रहा था? क्या वो विजिलेंस ब्यूरो का अपना ही आदमी था? क्या विजिलेंस ब्यूरो ने सिर्फ दो व्यक्तियों के ही फोन टेप किए जैसा कि उन्होंने दावा किया? क्या सुमित सिंह सैनी ने दोनों व्यक्तियों की कार्यशैली को गंभीर अपराध और राज्य की सुरक्षा को खतरे का नाम इसलिए दिया ताकि उनसे कोई सवाल ना पूछ सके? फोन टेपिंग का पूरा मामला एक सोची समझी साजिश का हिस्सा लगता है। इसके बावजूद भी अभी तक किसी ने भी इसकी जांच क्यों नहीं की? आखिर में
क्या इस विवाद से पर्दा हटाने और इसकी तह तक जाने की कोशिश की जाएगी ताकि ऐसा कुछ फिर दोबारा ना हो?